सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दें, सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में उम्मीदवारों की टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। आजम नजीर तारड़, सादिया खाकान अब्बासी, इरफान सदीकी, साजिद मीर, सायरा अफजल तारड़, सैफुर मलूक खोकर समेत दीगर के टिकट्स कंफर्म हो गए हैं। आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर असलम से। उमर असलम बताएगा, टिकट्स कंफर्म हो गए, क्या सूरत हाल है यहाँ की? जी बिल्कुल, आज सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश हुए, तो चूंकि वो पार्टी सदर भी हैं तो इसी हवाले से उन्होंने जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी टिकटों पर दस्तखत किए। इस दस्तखत करने से कबल उन्होंने मौजूद जज से इजाजत चाही। उनका कहना था कि वो पार्टी सदर हैं तो सेनेट नशिस्तों पर जो है वो टिकटों पर उन्होंने दस्तखत करने हैं, जिसके बाद सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी की जानिब से जितने भी उम्मीदवार हैं इस वक्त, जिनमें आजम नजीर तारड़, साजिद मीर, परवेज रशीद और इसी तरीके से जाहिद हामिद, सैफुल मलूक खोकर, सादिया खाकान अब्बासी, सायरा अफजल तारड़, तमाम की टिकटों पर जो है वो दस्तखत कर दिए। सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान जो है वो नाअहल है और सेनेट इंतखाबात के हवाले से अगर बात की जाए तो पुरुमीद भी है कि जो है वो यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री रही है वो ये वीडियो भी जिस तरीके से मंजर आम पर आई है उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ही हॉर्स ट्रेडिंग का अमल करती है। ताहम आज कमरे अदालत में सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेनेट के जो नून लीग के टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मियां शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के बाद मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के अब्दुल हफीज शेख, फौजिया अरशद और नून लीग के तारिक फजल चौधरी, फरह अकबर के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे जीशान भट्टी लाहौर से, कराची से आजाद नोडियो। पहले जीशान भट्टी से बात करते हैं। जीशान बताइएगा, हालात क्या है, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए कुल 10 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। 2 नशिस्तें हैं जिस पे आज सुबह से कागजात नामजदगी का स्क्रूटनी का अमल जारी है। 8 कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए स्क्रूटनी के बाद। 5 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख हैं, जबकि सैयद अली बुखारी हैं और इसके अलावा फरीद रहमान शामिल हैं। उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जबकि जो ख़वातीन की एक नशिस्त है उस पर भी तहरीक इंसाफ की जो 2 उम्मीदवार थी उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। फौजिया अरशद और इसके अलावा जो दूसरी मुनीरा जावेद उम्मीदवार शामिल हैं उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। अगर बात करें नून लीग के उम्मीदवारों की तो उसमें तारिक फजल चौधरी, फरह अकबर और फौजिया कौसर जो है उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस वक्त स्क्रूटनी जो है वो आखिरी उम्मीदवार की उसकी अमल जारी है। यूसुफ रजा गिलानी जो PDM के मुतफिका उम्मीदवार है इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से, वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है अपनी टीम के हमरा, जबकि उनके हमरा राजा परवेज अशरफ भी स्क्रूटनी जो अमल चाह रहा है रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुए हैं। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार इस्लामाबाद से फरीद रहमान और सैयद अली बुखारी, उन्होंने एतराज़ात दायर किए थे कि यूसुफ गिलानी ने अपनी सज़ा के हवाले से वो कागजात नामजदगी में डिटेल्स मेंशन नहीं की, जबकि वो सज़ा याफ्ता भी हैं और कुछ केसेस भी उन पर चाह रहे हैं, जिसपे अभी रिटर्निंग अफसर दोनों फ्रिकैन के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद हतमी फैसला करेंगे। जबकि 9 कागजात नामजदगी जो है उन पर फैसला हो चुका है। 8 कागजात मंजूर हो गए और एक आज़ाद उम्मीदवार जो थे मोहम्मद यूसुफ, उसके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दिए गए। दोहरी शरीयत उनकी निकली है, जबकि उनके तजवीज़ और तायद कुनंदगान भी शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। ठीक है, ज़ीशान हमारे साथ मौजूद रहेगा। कराची से आजाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद बताएगा, कराची में किन किन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के बाद मंजूर हो गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त सूबा इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात के हवाले से जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला इस वक्त जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जिसमें जनरल नशिस्त पर शेरी रहमान, सलीम मांडेवाला, शहादत अवान,
इसके अलावा दीगर जो है उम्मीदवार शामिल हैं। इसके साथ साथ टेक्नोक्रेट की नशस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है एडवोकेट शहादत एवान डॉक्टर करीम ख्वाजा के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, जबकि ख़वातीन की नशस्त पर पलवशा खान, खैरुलनिसा मुगल, रुखसाना शाह और फरजाना बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जबकि जो है एक जो उम्मीदवार है फारूक अचनायक वो आज यहाँ पर नहीं पहुँचे, उनके कागजात नामजदगी पर जाँच पड़ताल होनी है। जबकि MQ पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर जफ़र कमाली और खालिदा अतीब के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। ख्वाजा सोहेल मंसूर जिनका ताल्लुक MQ पाकिस्तान से, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं, उनके भी कागजात की जाँच पड़ताल का अमल जारी है। जबकि इस वक्त जो है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से वफाकी वजीर हैं फैसल वावडा, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल नशस्त पर सेनेट के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ 2 ऐसे रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं जो एक उनके हारीफ हैं प्रोफेसर कादर मंदुखल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने भी उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया। जबकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी कारकुन यहाँ पर पहुँचा, उन्होंने भी फैसल वावडा के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा है कि फैसल वावडा जो है यहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, 2.5 साल से वो वफाकी वजीर है, लेकिन उन्होंने कराची में पानी की फराहमी तक कोई काम नहीं किया। इस वक्त जो है PTI सरमादारों को सेनेट के इंतखाबात में शामिल करने जारी है। इसके जो कागजात नामजदगी चैलेंज किए गए हैं, लेकिन बाकी जो कागजात की जाँच पड़ताल का अमल इस वक्त पोलिंग जो है सूबा इलेक्शन कमीशन में जारी है। ठीक है, आज़ाद नौरी हमें कराची से अपडेट कर रहे थे और जिशान भट्टी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बदीन की अदालत ने जाली डिग्री केस में साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को 2 साल कैद और 5,000 जुर्माने की सजा सुना दी है। यास्मीन शाह को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बदीन की अदालत ने जाली डिग्री केस की समाअत हुई, जहां पे साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को 2 साल कैद और 5,000 जुर्माने की सजा सुना दी गई है और उनको कमरे अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रॉडशीट केस की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। FIA को भी ब्रॉडशीट केस की तहकीकात में मुआवनत के लिए शामिल कर लिया गया है। DG FIA ने ब्रॉडशीट केस में फाइनेंशियल क्राइम के माहिर 2 ऑफिसर्स को कमीशन के साथ मुंसलिक कर दिया है। ब्रॉडशीट केस की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। FIA को भी ब्रॉडशीट केस की तहकीकात में मुआवनत के लिए शामिल कर लिया गया है। DG FIA ने ब्रॉडशीट केस में फाइनेंशियल क्राइम के माहिर 2 ऑफिसर्स को भी कमीशन में शामिल कर लिया है। ब्रॉडशीट केस की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। FIA को भी ब्रॉडशीट केस की मुआवनत के लिए शामिल कर लिया गया है। आपको बताएं कि DG FIA ने ब्रॉडशीट केस में फाइनेंशियल क्राइम के माहिर 2 ऑफिसर्स को कमीशन के साथ मुंसलिक कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर अमानुल्लाह और एहसन अली बाजवा को ब्रॉडशीट केस और दीगर इंटरनेशनल केसेस में मुआवनत के लिए तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब मंसूख कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने 24 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब करना था। इमरान खान 22 फरवरी को 2 रोजा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बकिया दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा, ताहम वो पार्लियामेंट विजिट नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वबा के दौरान श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह होंगे जो सदर गोताबाया राजा, वजीर आजम महेंद्र राजा और वजीर खारजा दिनेश गोना से मुलाकात करेंगे और ये अहम मुलाकातें रहेंगी। दौरा है श्रीलंका का। वजीर आजम इमरान खान श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब मनसूख उनका कर दिया गया है। वजीर आजम ने 24 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब करना था। इमरान खान 22 फरवरी को 2 रोजा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान का बकिया दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा। इदारा तरक्कियात कराची में अफसरों ने दुहाइयों से चलने वाले DA के निजाम को तब्दील कर दिया है। KDA लैंड डिपार्टमेंट को 8 सेक्शंस में तब्दील कर दिया गया है और पूरा कराची 8 एडिशनल डायरेक्टर्स के हवाले कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हसन अब्बास हमारे साथ है। हसन अब्बास बताएगा, सालों से चलने वाले जो KDA के निजाम है इसे तब्दील कर दिया गया। जी देखिए, बिल्कुल इदारा तरक्कियात कराची में जो है वो अफसरान ने अनोखा कारनामा किया है। दिहाइयों से चलने वाला जो KDA का निजाम था उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। जो डायरेक्टर लैंड देखा करते थे KDA के जो तमाम तर मामलात, अब उसको 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है और उसके ऊपर जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जो है वो हर एडिशनल डायरेक्टर जिम्मेदार होगा हर सेक्शन का।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि बगैर जो है वो गवर्निंग बॉडी के इजलास के इस तमाम तर स्ट्रक्चर को जो है वो तब्दील किया गया है, जिसके हवाले से जो है कहा जा रहा है कि एक तशवीशनाक इकदाम है जिसकी वजह से जो है वो रिकॉर्ड पर केडीए के असर पड़ेगा। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया हसन आपका। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। PSL 6 का 20 जनवरी से आगाज होगा। इफ्तिताही मैच के टिकट 2 घंटों में ही फरोख्त हो गए। इफ्तिताही मैच के टिकट्स की कीमत 2000 से 5000 रुपए रखी गई थी। इसी बारे में बताएंगे महमूद रियाज। जी महमूद। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में और PSL के शायकीन के लिए अच्छी खबर भी है और मायूसकुन खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि आज सुबह 10 बजे जो है PCB ने ऑनलाइन टिकट का इजरा शुरू किया bookme.pk के जरिए और 2 घंटे में ही वो तमाम के तमाम टिकट जो हैं वो सोल्ड आउट हो गए। NCOC ने 7,500 तमाशाइयों की इजाज़त दी है जो कि 20% बनते हैं, जिसके लिए जो bookme.pk है उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन का काम काफ़ी दिन से शुरू किया हुआ था। लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। यही वजह है कि आज 10 बजे जब ये बुकिंग शुरू हुई है तो उनका सर्वर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चूँकि हिट्स हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, कहीं डेड भी हो गया। लेकिन उसके बाद अब तक इतलात ये हैं कि इफ्तिताई मैच के तमाम टिकट जो है जो कि 5,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक के थे, तमाम के तमाम सोल्ड हो चुके हैं। इस तरह अगर हम दिखाएं तो वो SOPs को मलहूज़े खातिर रखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। 5 VIP इंक्लोजर हैं, जबकि उसके अलावा दूसरे जो हैं दीगर इंक्लोजर हैं जिनके अंदर 2,000 का टिकट है। अगर हमारे इस वक्त दाएँ जानिब दिखाएँ तो ये हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर है जिसका टिकट सबसे महंगा है फैमिलीज़ का 5,000 रुपये। और ये टिकट जो है अगर फैमिलीज लेती हैं तो एक शनाख्ती कार्ड पे उनको पूरे ग्रुप को फैमिली को टिकट मिलेगा। और जो NCOC ने जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उनका ख्याल रखना होगा, मास्क ज़रूर लगाना होगा, सैनिटाइज करना होगा हाथों को, और 2-2 सीटों का फासला रखकर एक ग्रुप के बाद अगर एक फैमिली वो इकट्ठी बैठ सकती है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी फैमिली है वो 3 सीटों का फासला रख के बैठेगी। तो यकीनन नई जो उसके अंदर अब टिकट जो हैं अभी इफ्तिताई तकरीब के तो तमाम के तमाम सोल्ड आउट हो गए हैं और वो 7,500 खुश नसीब हैं जो कि 20 फरवरी को यहाँ इफ्तिताई तकरीब तो रिकॉर्डेड होगी, जो कि हो सकता है कि उसके ऊपर स्क्रीन पे दिखाई जाए। बहरहाल वो कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स का मैच शुरू। यहाँ वक्त फैक्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा कानून के तहत ओपन बैलेट की मुखालिफत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर वोट को काबिल शनाख्त करना है तो आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत पावर है। पूरे मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इसी हवाले से बात करेंगे अमन गुशकोरी से। अमन बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक साथी रेफरेंस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लाजरमैन ने समाअत की और अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में पेश हुए और अदालत जाने से इस्तफसार किया गया कि अदालत ने जो करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए मैकेनिज्म मांगा था उस पर क्या कार्रवाई हुई है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है और मौजूदा जो कवानीन है उनके मुताबिक अगर शिकायत मिलती है सेनेट इंतखाबात में या दूसरे इंतखाबात में तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई करेगा और ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है शिकायत के अदाले के लिए। इसके अलावा एक विजिलेंस कमेटी भी कायम की गई है जो कि 24 घंटे काम करेगी और जो भी शिकायत मौसूल होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो करप्ट प्रैक्टिस अभी तक चल रही है उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है और जो खुफिया वोटिंग होती है उससे जो करप्शन होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया अदालत में कि अगर अदालत चाहती है कि ओपन बैलेट से इंतखाबात किए जाएँ या फिर जो वोट है उसको काबिल शनाख्त किया जाए तो फिर उसके लिए आइनी तरमीम लाजमी होगी। आइनी तरमीम किए बगैर ओपन बैलेट से इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते और ना ही वोटर की शिनाख्त मालूम की जा सकती है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत में आज वाज़ेह किया है कि वोटर की शिनाख्त मालूम करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी और आइनी तरमीम के बगैर वोटर की शिनाख्त जो है वो मुमकिन नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वोटों की खरीद फरोख्त अब भी जारी है, वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ताकत है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरे मुल्क की किस्मत होती है। नई हुकूमतें जो बनती हैं वो इलेक्शन कमीशन की वजह से ही बनती हैं। जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा
कि वो अदालत जो भी तशरीह करेगी आर्टिकल 236 के हवाले से उस पर अमल किया जाएगा। ताहम जो मौजूदा कवानीन है उनके तहत ओपन बैलेट से इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए। उनकी जानब से कहा गया कि अब नीत नए तरीके जो है वो खरीद फरोख्त के जारी हैं। ताहम अगर ओपन बैलेट से नहीं हो सकता इंतखाब तो फिर सीरियल नंबर या फिर एक खसूसी बारकोड जारी किया जाए जो कि वोटर के बैलेट पर लिखा जाना चाहिए और जिसको सिर्फ इलेक्शन कमीशन देख सकेगा। अदालत में ये तमाम तजावीज़ पेश की गई हैं, ताहम अदालत की जानब से अभी तक कोई राय नहीं दी गई। कल दोबारा इस केस की समाअत होगी और सूबों के जो एडवोकेट जनरल हैं वो अदालत में दलाइल देंगे। सेनेटर रजा रब्बानी भी दलाइल देंगे और दीगर जो फरीकैन हैं उनको भी सुना जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत आपका। जमीन फटी न आसमान गिरा, दादू में 3 साल बच्चे से ज्यादती का वाकया पेश आया है। डॉक्टर ने ज्यादती की तस्दीक कर दी, बच्ची को पुलिस ने हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि खातून SHO मासूम बच्ची को देखकर आपदीदा हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दरिंदे को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे कामरान कोराई से। कामरान, बताएगा इस वाकये के हवाले से। जी, ये वाकया दादू के शहर चानो शाहबाद मोहल्ला में पेश आया है। 3 साल मासूम बच्ची अफशा को उसके पड़ोसी 19 साल अयाज पवर ने अपने घर में जो है जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची को तफ्तीशनाक हालत में SHO बेनजीर जमाल ने अस्पताल मुंतकिल किया, मगर 1 घंटे तक वहाँ लेडी डॉक्टर ना पूछी। बच्ची की हालत पर वुमेन पुलिस अफसर जज्बात को काबू ना कर सकी और आपदीदा हो गई। ड्यूटी से गायब लेडी डॉक्टर को SHO बेनजीर ने अस्पताल से ढूंढकर इमरजेंसी वार्ड ले आई। डॉक्टर ने बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की तस्दीक कर दी है और मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस ने बच्ची की निशानदेही पर एक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया। लेडी डॉक्टर ने जब बच्ची की हालत देखी तो वो अपने आंसू रोक नहीं सकी। बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, जो बच्ची के जिस्म की हालत है, वो सुनकर मेरी टांगे जिस्म कांप रहा है। मैं खुद आंसू जो है वो नहीं रोक पा रहा हूँ। जो ये हालत देखी है हमने। कामरान, हम समझ सकते हैं, शुक्रिया आपका। एक मासूम बच्चे के साथ जब इस तरह का वाकया होता है तो सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ पे स्टूडियोज़ में बैठे हुए हमारी भी हालत कुछ ऐसी है, हमसे भी ये खबर नहीं पड़ी जा रही। बताएगा बच्ची की अब तबीयत कैसी है कामरान? तफ्तीशनाक तबीयत बच्ची से जो है वो खून बह रहा है और उसका जो इलाज किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता है उसके जिस्म के साथ जो हालत है, जो उसकी हालत है, वो बताने के काबिल भी नहीं है। कोई बता भी नहीं सकता है और कोई देख भी नहीं सकता है। जो डॉक्टर थी वो खुद ही जो है वो OT से रोक कर निकली है। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से उन दरिंदों ने जो है वो इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। कामरान, बताएगा उस मुलजिम, उस दरिंदे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, कोई कार्रवाई मजीद अमल में लाई जा रही है? जी, पुलिस से अभी राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्ची के जो वालिदैन आ रहे हैं उनकी मुद्दत में हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और पुलिस ने जो है वो उसी मुलजिम को बच्ची की निशानदेही पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, पुलिस का यही कहना है। ठीक है, कामरान हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला ने। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं और आए दिन छोटे छोटे बच्चों से, छोटी छोटी बच्चियों से ज्यादती के वाक़यात सामने आ जाते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे हैं, हमारे रिपोर्टर बताते हुए रो पड़े हैं, आप दीदा हो गए हैं। वहाँ पे मौजूद जो लेडी डॉक्टर हैं वो भी उस बच्ची की हालत देख के रोते हुए कमरे से बाहर निकली हैं, SHO रोती हुई बाहर निकली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। ये मुआशरा जा नहीं रहा, पहुँच चुका है जी, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुका है। और शदीद अल्फाज में इंसान मजम्मत करे, हमदर्दी का इजहार करे मुतासरा खानदान के साथ, मुतासरा बच्ची के साथ, क्या करे, किन अल्फाज में कहा जाए कि इन दरिंदों को के साथ क्या होना चाहिए, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। आपको याद है कि जैनब कसूर का जो वाकया हुआ था उसमें जैनब के रेपिस्ट को, जिसने उसको कत्ल भी किया था, उसको सजाए मौत हुई थी और उसको फांसी पे चढ़ाया भी गया था। लेकिन उसके बाद जो आदाद और शुमार साहिल की तरफ से सालाना रिपोर्ट शाया होती है, कई गुना बढ़ चुका है। तो मुझे अब समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। आप फांसी पे चढ़ा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना चढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सजाए मौत करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। रेप के लिए इतने
सख्त कानून बना दिए गए हैं। अभी हाल ही में कास्ट्रेशन का कानून भी इस पीटीआई की हुकूमत ने बनाया, जिसके मैं शदीद खिलाफ हूँ। कास्ट्रेशन के मर्दों को आप अगर कास्ट्रेट कर देंगे तो आपके ख्याल में उनके जो जहन है वो तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही जिसने हैं। रेप करना है उसने तो रेप करना ही है। बिल्कुल ऐसे। और और जो कास्ट्रेशन का जो कानून बना है ये आर्जी तौर पर बना है। ये कास्ट्रेशन जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो वक्ती तौर पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, अभी आपने ज़ैनब के केस की बात की है, उसके बाद भी जैसा कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, आए रोज हम इस तरह की न्यूज़ देते हैं, और उसके बाद भी मुझे याद है मानसहरा में और बहुत से इलाकों में 2-2 साल की, 3-3 साल की, 2.5-2.5 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ है और उसके बाद उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। अभी इसकी बात करूं तो बच्ची तो जिंदा है लेकिन उसकी हालत देखने वाली नहीं है। अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं थी, शायद बोलना भी ठीक से नहीं सीखा होगा, और दुनिया का कौन सा कैसा चेहरा उनके सामने उसके साया मशक़शुदा चेहरा उसके सामने आया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जब वो बड़ी होगी तो उसके दिमाग में ऐसी क्या बात बैठी होगी। मैं 2 बातें करना चाह रही हूँ। पहली बात तो ये है, और ये थोड़ा सा सख्त बात आपको मालूम देगी, वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत क्यों नहीं करते? बिल्कुल उनकी निगरानी क्यों नहीं करते? क्यों भेज देते हैं सड़क के ऊपर? क्यों सड़क के ऊपर भेज देते हैं या बाजार में भेज देते हैं कि जाओ जाके कोई टॉफी स्वीट ले लो या कोई दूध ले आओ या डबल रोटी ले आओ या कोई चीज? ये छोटे बच्चों का काम नहीं है। बिल्कुल छोटे बच्चे हमारे फूल होते हैं, हमने उनको अपनी नजरों में रखना है और 24 घंटे उनकी निगरानी करनी है, और रिश्तेदारों से तो बहुत ज्यादा बचा के रखना है। चाहे खूनी रिश्ते हो या मोहल्लेदारी हो या बिरादरी हो, सबसे ज्यादा आपको पता है रेप बिरादरी में और रिश्तेदारों में हो रहा है। जी ताहिरा साहिबा, ये भी पड़ोसी था जिसने रेप किया। जी मुझे पता चला है अभी। और एक और बात मैं करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमारे तालीमी निसाब में और तदरीसी कुतुब में, यानी करिकुलम में और टेक्स्ट बुक्स के अंदर बच्चों और बच्चियों को अपना दिफा करना सिखाना होगा। जी मैं ये नहीं यहाँ पर सिफारिश कर रही कि हम सेक्स एजुकेशन की क्लासें शुरू करते हैं अपने बच्चों और बच्चियों के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि छोटे बच्चों और बच्चियों को पहली जमात से लेकर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात तक अपना दिफा करना सिखाना होगा। और इसके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से किताबचे और वीडियो फिल्में बनाई हैं साहिल ने और रोजन ने, और बहुत आहंग ने, बहुत इदारों ने बनाई हैं। हमारे पास मवाद की कमी नहीं है, सियासी अज़्म की कमी है कि हमने अपने बच्चों को दिफा नहीं सिखाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल बेस्ड एजुकेशन सिखाएं बच्चों को, और बच्चों और बच्चियों की जहन साजी करें। एथिक्स का जो मजमून है, इखलाकियात का जो मजमून है, इक़दार, हम सिर्फ इस्लामियात पढ़ा देते हैं और रट्टाबाजी, ये कलमे हैं, ये हदीसें हैं, ये कुरान की आयतें रट लो। और अब तो इस्लामाबाद में तो ये अरबी पढ़ाना भी लाजमी करार दे दिया गया है। आप लाख अरबी पढ़ लें, आप लाख रट लें मजहब की चीजें किसी गैर जबान में, लेकिन जब तक आपको इखलाकियात का दर्स नहीं दिया जाएगा, इक़दार का दर्स नहीं दिया जाएगा जो कि उर्दू जबान में होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि हमने एथिक्स का मजमून सिर्फ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए रख दिया है और अपने लिए जो इस्लामियात रखी है उसमें सिर्फ तोतों की तरह रखना सिखाया। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तालीमी निज़ाम हमें दुरुस्त करना पड़ेगा और अखलाकियात का दर्स जो है वो बचपन से ही हर बच्चे को देना चाहिए और अपना दिफा करना सिखाना चाहिए। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया, और कामरान को राय कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हर जाने का दावा। मीशा शफी अली जफर पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दें। लाहौर की अदालत ने मीशा शफी और गवाहों को 6 मार्च को तलब कर लिया। मीशा शफी की दूसरी गवाह अलीना गनी का बयान कलमबंद कर लिया गया है। शाहीन अतीक हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। शाहीन बताएगा इस बारे में। जी एडिशनल सेशन जज की अदालत में अली जफर की तरफ से हत्या इज्जत का दावा मीशा शफी के खिलाफ जो है वो यहाँ पर दायर है, जिसमें
अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ जो है वो दावा दायर कर रखा है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो बयानात दिए और ये इल्ज़ाम आयद किए कि हरासा जो है वो मैंने इनको किया है, हालांकि ये गलत है। इस पर जो है वो अदालत के अंदर जो है वो दावा दायर था। आज अदालत के अंदर अदाकारा इफ़त उमर का बयान होना था, लेकिन जो इफ़त उमर है वो कराची में मसरूफ होने की वजह से पेश नहीं हुई। उनकी जो दूसरा मीशा शफी की जो दूसरी गवाह थी, जिनका नाम अलीना गनी था, मेकअप आर्टिस्ट है, वो आज अदालत में पेश हुई है और उनका बयान जो है वो कलमबंद किया गया, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई जो है वो 6 मार्च तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने आइंदा तारीख पर मीशा शफी और दीगर जो 6 उनके गवाह हैं उन तमाम को अदालत ने तलब कर दिया है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक तफसीलात के लिए। पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीजन के तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कालापुल उमर कॉलोनी के करीब इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में जेर तामीर मकान गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान अहले इलाका ने मुजाहमत की है। इस हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कालापुल उमर फारूक कॉलोनी में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल से रेलवे पुलिस हुकाम की जानिब से ये जगह है जिसको वागुजार कराया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि ये गैर कानूनी जगह है जहाँ पे तामीरात जारी थी, लेकिन अहले मोहल्ला यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि अगर गैर कानूनी है तो इसका पहले नोटिस दिया जाता। और यहाँ पर जो रेलवे पुलिस पहुँची है, जो ऐनी शाहिदीन है, जो अहले इलाके, उनका कहना है कि शेलिंग की गई, खवातीन के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया। भाई आप ये बताइए, तशद्दुद करने वाले कितने एहलकार थे? खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया? खवातीन को भी बनाया गया। हमारी माएँ बहनें यहाँ खड़ी हुई थी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जेंट्स हैं, लेडीज़ को यहाँ से पकड़ के घसीटा गया गर्भान से, लेडीज़ को भी, और हमारे जो जेंट्स हैं उनकी बाजू भी टूटी हैं, कई फ्रैक्चर हो गए। बिल्कुल, ये लोग हैं जिनका कहना है 70 साल से इसी मकान में रिहाइश पजीर हैं। अब मकान की मरम्मत कर रहे थे, तज़ीन और आराइश कर रहे थे, जिसपे ये मकान तोड़ा गया है। ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें कि ये दोबारा से बनाया जा रहा था, जिससे रेलवे पुलिस ने आग के तोड़ा है। और ना सिर्फ तोड़ा बल्कि ऑपरेशन के दौरान खवातीन के ऊपर तशद्दुद भी किया गया, ज़दोकोब भी किया गया, शैलिंग की गई है। और ये मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, ये शैल जो है बरसाए गए यहाँ के इलाका मकीनों के ऊपर। चंद शहरी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेलवे हुकाम का कहना है कि ये रेलवे की ज़मीन है जिसके ऊपर तजावजात है और इसको वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया था। तफसीलात के लिए शुक्रिया दानियाल। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पीटीआई मौशी कारकर्दगी को खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने करार दे दिया। कहते हैं हराम है जो पीटीआई ने कर्ज की मद में 1 पैसा भी वापस किया हो। पीटीआई सिर्फ अखराजात, खसारा और मुल्क पर बदतरीन कर्ज बढ़ा रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो अगर हम कर्ज छोड़ के गए तो उसके एवज हमने मोटरवे बना के दिए, एयरपोर्ट्स बना के दिए, पावर प्लांट्स लगा के दिए। जो आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, जब आप इस्लामाबाद से लाहौर या कराची से हैदराबाद, तो आप टोल देते हैं, तो वो उसके कर्ज वापस करने के लिए पैसे होते हैं। तो और वो प्रोजेक्ट जो है वो वायबल हैं। तो ये कहना कि वो हमारे ऊपर कर्ज छोड़ गए, ये एकदम ना गैर मुनासिब बात है। हर हुकूमत ने, हम जब आए थे तो 14,000 अरब रुपये कर्ज था, मुझसे नून आई थी, तो अब 14,000 25,000 से बहरहाल कम कर्ज है, लेकिन उस वक्त जो थी वो हमारी टैक्स की एबिलिटी और भी कम थी। हम तो सिर्फ 1900 अरब रुपए टैक्स जमा करते थे। हम जब 5 साल बाद गए तो हम 3850 अरब रुपए पे छोड़ के गए थे। तो जहाँ पे कर्ज पाकिस्तान के ऊपर 14,000 अरब रुपए छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी, तो उधर आमदन भी जो थी वो 19,000 अरब रुपए थी जब हम छोड़ के गए। और अगर हम कर्ज 25,000 छोड़ के गए तो आमदन को हमने 3850 अरब रुपए ले आए थे। पीटीआई वाले भाइयों ने कर्ज जो है वो तो 25,000 से 36,000 सिर्फ 2 साल में ले गए, लेकिन टैक्सेशन एबिलिटी नहीं बढ़ाई। टैक्स तकरीबन वहीं खड़ा है। अल्लाह करे इस साल थोड़ा बढ़ जाए। तो ये सिर्फ अखराजात बढ़ा रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं, खसारा बढ़ा रहे हैं, मुल्क को मकरूज कर रहे हैं, लेकिन ना टैक्स ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं और ना इस मुल्क के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज़ कर पा रहे हैं। कोई बिजली घर नहीं लगाए, कोई रोड नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी के वकील नैयर बुखारी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। तो छोड़ते हैं कि वो फैसला कर लें। और अभी जो सेनेट का इलेक्शन है, हम जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं उनकी स्वाबदीद पे, उनकी दानिश पे, उनके ज़मीर पे छोड़ते हैं, वो फैसला कर रहे हैं हम ऑनेस्ट हैं डिसऑनेस्ट हैं। ये जो सवाल करने वाले थे, मेरी बात सुन लें, ये जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे, जो वकला थे, इतनी इनकी उम्र नहीं है जितनी उम्र मखदूम साहब ने सियासत में गुजार ली।
एक बात आपसे अर्ज कर दूं, इनको खौफ है, ये बौखलाए हुए हैं, ये घबराहट का शिकार हैं। और ये भी अर्ज कर दूं कि आईने पाकिस्तान में कोई कदगन नहीं है किसी MPA पे, किसी नेशनल असेंबली की मेंबर पे कि वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देता, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A उस पर लागू नहीं होती। थैंक यू। आपको अहम खबर से आगाह करें, इस्लामाबाद से सेनेट के लिए PTM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर कागजात नामजदगी मंजूरियां मुस्तरद होने से मुतालिक फैसला सुबह 9 बजे सुनाएंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फईद रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराजात दायर किए थे। फैसला महफूज कर दिया गया है। इस्लामाबाद से सेनेट के लिए PTM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। शेलिंग करें, लाठीचार्ज करें या जान से मार दें, अवाम के हक के लिए लड़ने से अब हम बाज नहीं आएंगे। हम इंशाअल्लाह 26 मार्च को डी चौक पहुंच रहे हैं। वो 24 न्यूज के नुमाइंदे वैस कियानी से गुफ्तगू कर रही थी। 26 तारीख को आप यहाँ पर आ रहे हैं, शेलिंग हो रही है, क्या आप उसके लिए आप तैयार हैं? लॉन्ग मार्च होगी 26 तारीख को, यहाँ इसी डी चौक पे आ जाएंगे, आप लोग पहुँच जाएंगे? शेलिंग करें, लाठीचार्ज करें, जान से मार दें, अवाम के लिए लड़ने से हम बाज नहीं आएंगे। आप लोग आ रहे हैं 26 तारीख को इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो महकमा औकाफ और बल्दिया को गरीबों का रोजगार छीनने से रोकें। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुजरात समेत पंजाब भर में रोजगार छीनने पर शहरियों की अमवात हुई और बहुत से जख्मी भी हुए। गुजरात में महकमा औकाफ और बल्दिया के ऑपरेशन के दौरान गरीब दुकानदार की हलाकत पर अफसोस है। अब इस गरीब दुकानदार के बच्चों को कौन पालेगा? ना नौकरी मिल रही है और कारोबार जो पहले ही मुश्किल से चल रहा है उसको भी छीना जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वजीर आजम इस सूरत हाल का नोटिस लें, गरीबों की हालत पर रहम करें, लोगों की बद्दुआएं ना लें। मामले को असेंबलियों में भी उठाया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो महकमा औकाफ और बल्दिया को गरीबों का रोजगार छीनने से रोकें। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुजरात समेत पंजाब भर में रोजगार छीनने पर शहरियों की अमवात हुई और बहुत से जख्मी भी हुए। गुजरात में महकमा औकाफ और बल्दिया के ऑपरेशन के दौरान गरीब दुकानदार की हलाकत पर अफसोस है। अब उस गरीब दुकानदार के बच्चे को कौन पालेगा? ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंगवाई गई गंदम लेकर 4 जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गए। मार्च के दूसरे हफ्ते तक मजीद 3 लाख टन गंदम की हैंडलिंग मुकम्मल हो जाएगी। ट्रेडिंग का कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंगवाई गई गंदम लेकर 4 जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गए। मार्च के दूसरे हफ्ते तक मजीद 3 लाख टन गंदम की हैंडलिंग मुकम्मल हो जाएगी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंगवाई गई गंदम लेकर 4 जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गए। मार्च के दूसरे हफ्ते तक मजीद 3 लाख टन गंदम की हैंडलिंग मुकम्मल हो जाएगी। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एकदम हमारे साथ रहेगा 24 न्यूज।